लीनियर अलजेब्रा का डाउट डिस्कशन ही है, मतलब असाइनमेंट जो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। कल से थ्योरी स्टार्ट करूंगा न्यू टॉपिक का। बाकी डाउट क्लास डेली चल रही है, उसमें आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रात को 11 से 12 एक एक बजे तक क्लास चलती है, कल भी है ना, रात रात को 1 बजे तक क्लास हुई है। तो ठीक है, तो देखिए कल से आप लोग डिसाइड कीजिए क्या स्टार्ट करना है। तो रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी किए थे ना, तो हम लोगों ने अभी तक तो अभी एक आपका मैथ्स पोर्शन में 4 टॉपिक है: सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। तो अभी हमने आपका मैथ्स पोर्शन यहीं से स्टार्ट किया था ना, तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। बाकी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, है ना, बाकी प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ये हमने, ये बहुत सबसे समझो लेंदी टॉपिक यही था इस मैथ्स पोर्शन में, तो ये हमने कंप्लीट किया। बाकी है ना इतने वो नहीं है। अभी फिर हमने मैथमेटिक्स पोर्शन में ये हो गया। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, बस फर्स्ट वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है ना, ये वाला हमने कंप्लीट किया है लाइव क्लास में। बाकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एकलव्या 1 का भी अवेलेबल है आपको, है ना। तो एकलव्या 1 का, है ना, एकलव्या 2 में ये और ये हुआ। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आप लोगों का, ठीक है। सो अभी आप लोगों का नेक्स्ट कल से ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी इसका है ना, अभी जैसे हमने ये वाला पार्ट सीक्वेंस सीरीज गेट में कंप्लीट किया है, एकलव्या 1 में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका रिकॉर्डिंग जिनको अगर देखना हो तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ आएंगी, है ना, उतना बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस असाइनमेंट पे आते हैं। तो ये कहाँ चल रहा है, यही सही है। अरे इसमें क्या डिस्कस करना है, 1 मिनट। तो ठीक है ना, इसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, तो आप लोग बताओ जो ट्राई करके आए वो डिस्कस करते हैं। तो कौन सा वाला असाइनमेंट ओपन करूं? इसमें ना ये लीनियर अलजेब्रा वाला जो फोल्डर है, जिन लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट, है ना, जो ट्राई करके आओ, जिनको डिस्कस करना है डाउट्स, बताओ क्या कौन सा असाइनमेंट ओपन करूं। आइगन वैल्यूज वाला तो कल कर ही रहे थे ना अभी। रुको, हाँ, 1 बाय 1 करते हैं, रुको। तो एम ए वाला कौन सा है ना, ये 2005 से 24 वाला नहीं। तो ये एम एस का ही है, एम एस का ही है, 5 से 24 एम ए का होगा आगे। ये ना जैम एम ए, आइए ट्राई करते हैं, बताओ। तो ये पी वाई क्यू लीनियर अलजेब्रा जैम एम ए 2005 से 24 का कंपाइलेशन है। 1 मिनट, ठीक है ना। बाकी इनके डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ। रात को 11:30 जनरल डाउट स्टार्ट होती है, डाउट क्लास 11:30 11:15 के बाद ही स्टार्ट होती है, और जब तक तुम्हारे डाउट कंप्लीट नहीं हो तब तक चलती है। तो कभी 12:30 कभी 1 बजे तक भी डाउट क्लास चलती है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम लेट नाइट जग सकते हो तो। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर क्या बताए? 219, अच्छा। जी जी जी। तो बहुत आगे होगा ना।
तो लास्ट में ही चला गया मैं, 63 पे था। अच्छा, आ जाएगा आ जाएगा बस। अच्छा, ये आंसर की इतने क्वेश्चंस हैं इसमें। है ना, इतने अगर इसमें सिर्फ एमए के टोटल टू अराउंड टू तो 30 क्वेश्चन होंगे मे बी, जो भी है 250 के आसपास होगा ना। तो ग्रुप वाले क्वेश्चन छोड़ देना, कई बार गलती से वैसे क्वेश्चन आ गए होंगे जो आपके, क्योंकि जैम एमए में टॉपिक थोड़े एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो आपको देखना है जैम एमएस में है कि नहीं। ग्रुप ग्रुप वाले टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो जैम एमए में है, एमएस में नहीं है, तो आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, चलिए। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि ये 219, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि भी बी अ नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस M7C। इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 7x7 whose entries come from complex numbers such that every नॉन जीरो मैट्रिक्स इन V इज इन्वर्टिबल। और इस तरीके से है कि हर नॉन जीरो मैट्रिक्स जो V में इन्वर्टिबल है, तो V का डायमेंशन क्या होगा, ओवर C। तो ओवर C का मतलब क्या हो गया, फील्ड यहाँ C है, तो आप देखेंगे तो, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ V ओवर C। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे मैं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस था ना एमएस का, आप देखेंगे एमए में चूंकि एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, तो हमें जो भी वेक्टर स्पेस पढ़ना है वो क्या होगा। हाँ, तो हमारा जो भी जैम एमएस में जो वेक्टर स्पेस पढ़ना है विथ रियल फील्ड, तो वहां पे वेक्टर स्पेस ओवर आर ही पूछेगा आपसे। यहाँ पे ओवर सी पूछा हुआ है ना, तो हमारा जो भी वेक्टर स्पेस पढ़ना है एमएस में, वो फील्ड सिर्फ रियल नंबर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ये कह रहा है ओवर सी कि वेक्टर स्पेस जिसका कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो ट्राई कर सकते हो ऐसे, मतलब क्या है, जो अल्फा इंटू वी लिखते थे, सो दैट अल्फा में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये मतलब है अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू वी होता है, वी वेक्टर स्पेस का मेंबर है, तो डायमेंशन फिर भी निकाला जा सकता है। इसमें 7x7 मैट्रिसेस हैं, और आपको देखना है कि डिटर्मिनेंट कितना हो, हाँ इन्वर्टिबल है ना, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होने चाहिए। तो डिटर्मिनेंट जीरो करेंगे तो कितनी इक्वेशन आएगी, रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, है ना। मतलब रैंक प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, so V with a non-zero subspace of a complex vector space this such that every matrix in V is invertible, है ना। डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो है, तो रैंक n है इसका मतलब। तो डायमेंशन बताओ V का क्या होगा, ओवर C। तो एक तो तुम्हारा जो एंट्रीज है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहा है, और फील्ड जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सो अच्छा, रियल करके बता दे। तो डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है, कि डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो। चलो मैं छोटा सा पहले इसको, अगर तुम्हें स्मॉलर मैट्रिक्स की हम बात करें, कि मान लो अभी 7x7 के बजाय मैं बोलता हूँ 2x2 की है। बताओ एक कोई 2x2 की मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। 7x7 की जगह मैं रियल एंट्रीज ले लेते हैं, एंट्रीज रियल नंबर है, फील्ड भी रियल है, मान लो ऐसा। तो क्या आंसर आएगा इसका, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा। मैं भी ये बोलना चाह रहा हूँ ना कि V एक वेक्टर स्पेस है, कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिसेस होंगे M, जो कि बिलोंग करेगा, है ना, या कोई
ए ले लो फॉर एग्जांपल, जो कि M2R अभी कर देता हूँ मैं, R पे बात करते हैं, और ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसको जनरलाइज कर पाओगे तो काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो भी तो हो सकता है। ये तो इसका 4 है ना, जैसे ABCD, अगर ऐसा है कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस 2x2 मैट्रिसेस, तो उसका डायमेंशन 4 है ना। सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस का डायमेंशन 4 है। लेकिन अभी इसमें एक और कंडीशन ऐड हुआ कि सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस हैं जो कि इन्वर्टिबल है। बताओ सोच के, कि ये जो V मैंने लिखा है W बोल दो चाहो तो, ये जो W मैंने बोला है, एक बार ट्राई करो, पहले खुद से सोच के देखो क्या होना चाहिए, फिर 7x7 बजाएंगे। ओके, नहीं नहीं, इसका मैं पूछ रहा हूँ पहले, फिर उस पर आते हैं। वो तो हो जाएगा, ठीक है, हाँ वो कर लेंगे। तो यहाँ पे, हाँ, कि- इसका आंसर कितना, 2? ओके, देखो, तो इसमें क्या है, अगर हम क्या देखें, हमारे पास 4 अननोन्स हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो क्या मतलब है, AD माइनस BC शुड बी नॉन जीरो, यही ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD, अच्छा इसमें इज नॉट इक्वल टू BC, ये है। तो डायमेंशन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन बन के आएगी, कोई रिलेशन ऐसा नहीं बनेगा ना कि हमें रिड्यूस कर पाए इसको हम। अच्छा, नॉन इन्वर्टिबल होता तो AD बराबर BC हो जाता, तो बाकी हम एक वेरिएबल को बाकी के टर्म में लिख सकते थे। ना, जैसे यहाँ पे हम लिखे कि जैसे यही बनेगा, तो इससे क्या है, A/C शुड नॉट बी इक्वल टू B/D। तो मतलब रेशियो, है ना, प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, वरना डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा।
ये मतलब है। तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ना। अच्छा तो वैसे सोचो, तो कोई जिसने कहा इन्वर्टिबल है तो मतलब रैंक n है, तो n क्रॉस n मैट्रिक्स में रैंक n है, तो रैंक n होने पे बस ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। यही कंडीशन है कि वो सॉरी डिपेंडेंट नहीं होगा, रोज विल नॉट बी डिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं उसके लिए मुझे लग रहा है। तो टू जिनको लगा, आपने टू कैसे बताया, किस लॉजिक से? आई थिंक ओके। नहीं लेकिन हम लोग यहाँ पे फिक्स नहीं किया ना, कुछ भी हो सकता है जैसे, क्योंकि ए इसे AD1 नहीं ले सकते, AD हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ABCD कैन बी एनी रियल नंबर, बस यहाँ से इतना रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। इसके बावजूद हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, तब भी वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा? नहीं जीरो भी हो सकता है, अगर आप जीरो जीरो भी हो सकता है ना, BC कुछ और हो जाएगा, हमें तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो करना है ना, तो AD जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही रेस्ट्रिक्शन है कि A/C इक्वल नहीं होगा B/D के, इतना ही रेस्ट्रिक्शन है, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस यस यस, उस केस में B और C को नॉन जीरो होना पड़ेगा, सही बात है। अच्छा उल्टा अगर मैं पूछ लूँ, मान लो डायमेंशन अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता तो क्या होता? अगर मैं आपसे पूछूं कि W कॉम्प्लीमेंट जो है, W कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? ऐसे मैट्रिसेस आएगा जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, तो क्या लगता है इसका डायमेंशन क्या आएगा W कॉम्प्लीमेंट का? बताओ। टू। तो यहाँ से किसका, W कॉम्प्लीमेंट का या W का? क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज जीरो है, इसका क्या मतलब है कि ये जो रोज हैं एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे ना, मतलब क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है या तो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, एक ये है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ प्रोपोर्शनल होंगे, बात वही है, क्योंकि यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगी, A/C इज इक्वल टू B/D, और मान लो अगर इसको मैं K ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर C के, B बराबर D टाइम्स के, तो ABCD
सी डी ऐसे ही रहेगा। डायमेंशन इज नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है ना। तो या इसका स्पैन निकालो, और तुम ये वो निकाल ले, अगर बेसिस निकाल पाएंगे। व्हाट इज बेसिस ऑफ डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट? हम्म। डायमेंशन नलिटी नल स्पेस का ही डायमेंशन होता है ना, वही चीज है। जो नलिटी है वो नल स्पेस का डायमेंशन है। तो नल स्पेस में वही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, नलिटी भी वही है। ए एक्स बराबर 0 करेंगे तो उससे आएगा। अच्छा, इसमें आंसर क्या 7 दे रखा है इस क्वेश्चन का? ये अच्छा, इसका आंसर 1 दे रखा है। ओके। तो डायमेंशन 1 दे रखा है, जबकि वी इन्वर्टिबल है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दे आर इन्वर्टिबल। ओके। 1 को डायमेंशन ऑफ वी, क्योंकि ये फील्ड तो सी है, मे बी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। आर के बारे में बात, क्योंकि हमारे जैम एमएस में कोई भी कॉम्प्लेक्स फील्ड वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, रियल फील्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो रियल फील्ड में बात करते हैं, तो इसमें बेसिस कैसे लिखे हैं, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द बेसिस। एक तो सारे एलिमेंट इक्वल हो जाए, और जैसे मैं लिख रहा था ना, अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं यहाँ पे, सो ए बी जैसे यहाँ पे था, तो ए बी को सी के, इस तरह के यहाँ पे के एक नया वेरिएबल आ गया ना हमारे पास। एक थ्योरम है, हालांकि ये कहना चाह रहा है कि डायमेंशन एन होगा इफ एंड ओनली 2 4 दिस। सो ये 2 × 2 में 2 आएगा इसका डायमेंशन, आई थिंक इसका 2 है, रिजल्ट है। और जो भी ऑड है उसका आंसर 1 आएगा। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है, जैसे मैं लिख रहा हूँ n×n, तो ये एक रिजल्ट कह रहा है कि W एक लीनियर सबस्पेस है, तो ये थ्योरम कहता है तो इसका डायमेंशन हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगा। देखो ये रिजल्ट है, इसको प्रूव करना पड़ेगा मुझे, तो वरना है ना। तो ये कहता है कि ये जो W है ना, यहाँ पे जो लिखा है मैंने W, उसका डायमेंशन हमेशा n से कम होगा, n से क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा है, ऑड है अगर ना n, तो आंसर 1 आएगा, इवन है तो 2 आएगा। मतलब n अगर इवन है तो डायमेंशन 2 होगा, और n अगर ऑड है तो डायमेंशन 1 होगा। ये रिजल्ट कहता है 2 4 8। अच्छा, इसका मुझे प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो रिजल्ट तो लिख रखा है इन्होंने, if n is odd then take any two non-zero element of two matrices A and B, AB inverse has real eigenvector, ये प्रूफ भी लिखा है अलग यहाँ पे। so A minus lambda V is not invertible belongs to W, then AB is not free, then dimension of W is 1, है ना। तो ऑड के लिए डायमेंशन 1 कह रहा है, और इवन के लिए 2 कह रहा है। इवन के लिए सारे नहीं, 2 4 8। तो आई थिंक इसको उसमें एक रिजल्ट यही होगा, अगर n ऑड है ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा डायमेंशन। अगर ये 5×5 का होता तब भी 1 आता, 7×7 का है तब भी 1 है, 9×9 का होगा तब भी आंसर 1 होगा।
तो एक जनरल रिजल्ट है एक्चुअली, लिखना पड़ेगा। एक कोई थ्योरम है, हर्विट्स क्या रैडॉन थ्योर नंबर दिस n की पावर 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4a प्लस बी इंटू सी, जहाँ b 0 से 3 में होगा, c ऑड होगा। ये इतना आसान नहीं, इसको थोड़ा प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखो, बाकी ये कह रहा है, एक तुम जिसको पढ़ना हो तुम पढ़ सकते हो, ये थ्योरम का रेफरेंस दे रहा है। ये बोल रहा है कि क्योंकि ये मैथ में थोड़े से वैसे क्वेश्चन आते भी हैं हट के, हमारा एमएस में वैसा नहीं होगा। तो ये थ्योरम का रेफरेंस है, ये क्या थ्योरम का नाम लिखा हुआ है? हम्म अच्छा, रो एन इज एन इफ एन ओनली 1 2 4 8, उसके लिए एन आएगा, बाकी के लिए वन आएगा। एन इज ऑड तो वन आएगा ना। हाँ, थ्योरम क्या लिख रहा था मैं, ये देखो, ये थ्योरम गूगल करके देखो या पढ़ के देखो, इसके बारे में समझ आ जाएगा। हर्विट्ज क्या लिख रखा है, रैडॉन, ये एक नंबर है। अच्छा, ये कुछ ऐसा है, ये नंबर है जो यहाँ पे रैंक में तुम्हें हेल्प करेगा, दिस नंबर। ये कहता है कि एन अगर ऑड होगा तो आंसर वन आएगा, ठीक है ना। 1 2 4 8 एन है, मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, या 2 क्रॉस 2 या 4 क्रॉस 4 या 8 क्रॉस 8। तो इसके केस में आंसर एन ही आएगा, मतलब 1 क्रॉस 1 में आंसर इस डब्लू का डायमेंशन 1 होगा। अगर ये 2 क्रॉस 2 है, डायमेंशन 2 है। 4 क्रॉस 4 है, डायमेंशन 4 है। 8 क्रॉस 8 में डायमेंशन 8 है। लेकिन ऑड के लिए गारंटी है, डायमेंशन इसका 1 होगा, है ना। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू विल बी 1 फॉर ऑल, है ना। एन इज ऑड, एन ऑड होगा तो। बाकी ये एक और थ्योरम ये गारंटी दे रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू एन, इसका डायमेंशन एन से तो कम ही होगा, लेस चाहे कोई भी वो हो, फॉर एनी एन डायमेंशन लेस देन इक्वल टू एन आएगा। तो ये एक थ्योरम ही है जिसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब वाला क्लास में डिस्कस नहीं किया है, जैम एमएस में आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि जैम एम में थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी है जी। हम्म एक मैट्रिक्स का रैंक नहीं, रैंक यहाँ पे होगा, किसका रैंक आप निकालना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे डब्लू जो मैंने लिखा हुआ है, इसको आप वैसा लिखना चाहेंगे तो ये हो गया ना कि ये जो डब्ल्यू है, ए जो कि मान लो एम एन आर से आ रहा है अभी के लिए, और डिटर्मिनांट नॉन जीरो का क्या मतलब है, रैंक ऑफ ए इज एन। तो वैसे मैट्रिसेस का फुल रैंक है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ रैंक, है ना, फुल रैंक है। तो इसका जो थ्योरम है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू विल बी 1 व्हेन एन इज ऑड, ये इसके लिए एक रिजल्ट है। ठीक है ना। बाकी इसका प्रूफ उसी नंबर से कुछ आता है, प्रूफ अलग लोगों ने लिख रखा, लेकिन ये समझना पड़ेगा मुझे भी। तो रैंक तो वैसे ही निकलेगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, रैंक मैट्रिक्स है ना, तो जैसे हम लोग रैंक निकालते थे वैसे ही निकलेगा। बाकी ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसको प्रूफ मैंने लिखे नहीं है तो देखना पड़ेगा मुझे। बाकी ये थ्योरम की हेल्प से हो सकता है, थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको अभी इसके लिए स्किप करता हूँ, इसको मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा डिस्कस करते हैं। बाकी इस रिजल्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तुम अगर थ्योरम याद रखते हो तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। सो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। और इवन कॉम्प्लेक्स के लिए मुझे लगता है सेम होल्ड करता है, इसीलिए ये लिख रखा है, ठीक है जी। हम्म हाँ हाँ, तो
जैसे हम जैसे एग्जांपल के लिए चलो मैं ये लिखता हूँ, जब लोग वेक्टर स्पेस ये ले रहे थे, मान लो एम एन आर, तो एम एन आर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। तो क्या लगता है आपको यहाँ से इसका डायमेंशन क्या है, वी का, इस वाले का डायमेंशन कितना है वेक्टर स्पेस का, हाँ सिंपल एन स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर है। तो ये आप ऐसे समझ, जैसे आप कहना चाह रहे हैं, आपका क्वेश्चन शायद ये है कि जैसे हम मैट्रिक्स है लेट से ए बी सी डी, ये एम है, तो इसको आप एज अ वेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब हालांकि ऑर्डर आपको अलग दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि इसका डायमेंशन जैसे आप निकाल रहे हैं ना, वैसे ही निकलेगा जैसे इसका डायमेंशन निकल रहा है। यस यस, हाँ वो सब स्पेस है वो उसका देखो, जैसे अभी डब्लू लिखा था ना मैंने, जैसे यहाँ पे इसमें आता हूँ, जैसे मैंने डब्लू लिख दिया, हमने हमने अभी डब्लू लिखा था कि डब्लू इज सब स्पेस ऑफ वी। डब्लू क्या था कि वो मैट्रिक्स जो एन क्रॉस एन का होगा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। तो इनफैक्ट डब्लू जो है ये किसका सबसेट है, वी का, है ना। और वी क्या है एक्चुअली, वी आप ऐसा समझो ये इक्विवेलेंट है आर की पावर एन स्क्वायर के, यही ना। जैसे आर की पावर एन लिखते थे तो क्या होता था, उसमें एन टपल आते हैं, तो आर की पावर एन स्क्वायर लिख रहा हूं, इसका मतलब कितने डबल आएंगे, एन स्क्वायर डबल्स। वो एन स्क्वायर कौन से हैं, एलिमेंट्स है मैट्रिक्स, क्योंकि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स में एन स्क्वायर एलिमेंट होते हैं, तो इसीलिए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स में एन स्क्वायर एलिमेंट है। तो जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो 2 क्रॉस 2 4 है, तो इसका डायमेंशन 4 हो सकता है मैक्सिमम, है ना। 4, जैसे R4 में कोई भी R4 का अगर मैं सब स्पेस लूंगा तो उसका मैक्सिमम डायमेंशन 4 हो सकता है, तो वैसे इसका भी 4 ही हो सकता है मैट्रिक्स। हाँ वो एन स्क्वायर एलिमेंट है ना उसमें। हाँ एग्जैक्टली वहां भी हम यही देखेंगे, जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, जैसे मान लो ये यही है, इसी में स्पेस बना देता हूँ, तो इसका स्पैन क्या है, जैसे हम लिखते हैं मान लो V इज M2R, ये है ना। तो इसका बेसिस क्या होता था, याद है, M2R का बेसिस, जैसे एक 1 लिया बाकी सब 0 ले लिया, फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है, ये इसका बेसिस है। और आपको याद, मान लो दूसरे केस में कि V मेरा R की पावर 4 है, तो इसका बेसिस क्या होता है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा, इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस भी कुछ ऐसा ही है ना, 1 0 0 0, बस हम ऐसा लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस R4, इसको ऐसा लिखना है बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ दिस M2R। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 0 0 0 1 0, लास्ट में 0 0 0 1। तो अगर आप एक तरीके से देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर को इग्नोर करें, यहाँ पे एन टपल यहाँ मैट्रिक्स है, तो चीजें वही तो है, 1 0 0 0 0 1 0 0, है ना, 0 0 0 1 0 0 0, सेम चीज ये। हाँ यहाँ एन स्क्वायर होगा वो। अच्छा उसमें तो एक मिनट, रैंक नलिटी थ्योरम में क्या लिखते हैं आप लोग, रैंक ऑफ द रैंक, तो ये तो उसका होता है, रैंक नलिटी थ्योरम किसके लिए वैलिड है, मैट्रिक्स के लिए, हालांकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो रैंक प्लस नलिटी, किसी एक मैट्रिक्स का रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है तो एन के इक्वल ही आएगी। अच्छा मतलब आप बोल रहे हैं कि, हाँ ओके, एक्चुअली आप शायद उसकी बात कर रहे हैं, लीनियर ट्रांस, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वहां पे आप जो देख रहे होंगे रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ टी, तो उस केस में यहाँ पे एन स्क्वायर आएगा, जो आप सोच रहे हैं शायद, आप ये बात कर रहे हैं कि MnR2 MnR में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो ईच वेक्टर एक मैट्रिक्स है, तो वहां पे अगर लिखेंगे तो ये आपका एन स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये जो डायमेंशन ऑफ टी है ये यहाँ एन स्क्वायर के इक्वल आएगा।
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा, जो आप कहना चाह रहे हो, अगर मैं ये बनाऊंगा, टी की करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डायमेंशन जो होगा वो कितना होगा, ये होगा n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर। तो जो आप कह रहे थे ना ईच वेक्टर एक मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे है एक्चुअली, क्योंकि हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के इमेज में लिखेंगे तो कोएफिशिएंट्स हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, उसमें जब लीनियर ट्रांसफॉर्म बना रहे होते हैं, तो ये n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर का मैट्रिक्स बनेगा जिसकी आप बात कर रहे थे। तो उसके से मान लो ये m है जो हम लोग लिखते हैं ना, तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। सो इस केस में जब MN R to MN R है तो उस केस में ये बनेगा टी बीटा, मतलब मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर का होगा और यहाँ n स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर जो रवि आपने पूछा उसका 1 ही होगा। तो ये थ्योरम मुझे मेरे सामने है, या तो मैं लिख देता हूँ। ये सिंपल कहना चाह रहा है कि फॉर एनी n डायमेंशन विल बी लेस देन इक्वल टू n, फॉर ऑड n डायमेंशन विल बी 1, फॉर n इज इक्वल टू 2 4 8 डायमेंशन इज n। तो ये थ्योरम है मेरे पास, बाकी है ना इन्वर्टिबल के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है, मैं लिख दूं, चाहो तो लिख देता हूँ, वो लिखा ही था वहां पे मैंने, ये सिर्फ ऑड के लिए लिखा था ना बात, तो ये तो लिख ही दिया मैंने यहाँ पे। सो ये रिजल्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला रिजल्ट है। रैंक ए एन है, इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो। तो इसका अगर एन ऑड है तो 1 आएगा, और एन अगर मान लीजिए एन अगर ये जो थ्योरम कहता है कि 2 4 8, अगर 2 4 8 है तो इसका डायमेंशन n ही होगा, डायमेंशन ऑफ W n होगा अगर n 2 4 8 है। अच्छा 1 में तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, तो 1 2 4 8 आप कर सकते हैं ना, n अगर 1 2 4 8 है तो यही हो जाएगा, ये रिजल्ट है। बाकी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। और ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, और इसी में थर्ड स्टेटमेंट अगर लिखूं तो ये कहता है कि जी हाँ वही बात है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ वो तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। ठीक है, हाँ तो हटा सकते हैं, सही बात, क्योंकि वो एन 1 तो यहाँ ही गया है। ठीक है ना, क्योंकि एन तो वहाँ आ ही गया था, यहाँ है ना, 1 लिखने का मतलब नहीं है। तो यहाँ 2 4 6 की बात कर रहा है ये थ्योरम कि 2 4 6, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि चाहे एन कुछ भी हो, ये लेस देन इक्वल डायमेंशन एन ही होगी। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। बाकी इसके लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा, प्रूफ किसी बुक में मिलेगा। हाँ अच्छा 2 4 गलती से 6 लिख दिया मैंने, अरे यार 2 4 8 था एक्चुअली, हाँ 2 4 8 नॉट 6, बाकी के लिए देखना पड़ेगा। सो ये था 2 4 8। तो ये थ्योरम है, आप ऑनलाइन ऑनलाइन में देख सकते हैं, बुक में मिल जाएगा, इसका प्रूफ देख सकते हैं इस पे। ठीक है तो इससे आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े से, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन था ना, इसमें थोड़ा ये थ्योरम याद होना चाहिए। नेक्स्ट बताइए, जो इसके आसपास वाला बताइए, ये इसके बाद का हो कोई क्वेश्चन जिन लोगों ने ट्राई किए हो। ये जैम एमए वाला असाइनमेंट है, ठीक है ना, ये जैम एमए 2005 to 24। और किसी का डाउट है इसमें असाइनमेंट है, ये दूसरा ओपन करूं, फिर दूसरा ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा, फिर ये है 36। अरे भाई ऊपर ही चलेगा। ये नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर Z3 विथ डिटर्मिनेंट 1, ये सब हमारे जैम एमएस में नहीं है। ये Z3 क्या होता है, द फील्ड विथ 3 एलिमेंट ओवर Z3 है ना, क्योंकि हमें क्या बोला गया एमएस में कि वही क्वेश्चन होंगे जहां फील्ड R होगा। यहाँ फील्ड क्या कर दिया Z3, Z3 क्या होता है, सेट कंटेनिंग 0 1 2, यही है ना, इसने क्या बोला हुआ है, द फील्ड विथ 3 एलिमेंट। तो Z3 का मतलब है ये एक Z3 एक सेट होता है जो कि मैथ्स में आता है। यहाँ प्योर मैथ्स हमें उतना डिटेल में डिस्कस करना नहीं, इसलिए ये सब करने की जरूरत, ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का हो गया। Z3 का जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग होंगे उनको पता होगा। तो ये Z3 है, Zn जो आता है वो 0 1 2 n-1 होता है। तो ये Z3 ये फील्ड होता है। तो हमें सिर्फ फील्ड जो एमएस में वो सिर्फ फील्ड हमारा
रियल नंबर होगा, बाकी कोई उसके अलावा कोई दूसरा फील्ड कंसीडर नहीं करना है। बाकी मैथ्स में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड था अभी ये फील्ड पूछ लिया, क्योंकि उनका मैथ्स उनका कोड एरिया है ना, उनका मेजर एरिया मैथ्स है, तो मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन उस तरह से आते हैं। हमारा तो मैथ्स माइनर है, मतलब जस्ट उसको यूज़ करना है ना, इसीलिए। तो ये आप है ना, आप ट्राई कर सकते हैं कि कितने 2x2 का मैट्रिक्स बना सकते हो जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। तब आपको समझ तो आ ही गया कि आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ए बी सी डी, ये एक सेट है जहाँ पे आप एलिमेंट ए बी सी डी जो आप ले सकते हो वो 0 1 2 ले सकते हो। अब खुद सोचो कि ये एक सेट है, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं। मान लो ए है एग्जाम्पल के लिए, तो ए की कार्डिनलिटी क्या है, या एस है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, ये हुआ। साथ में एक और कंडीशन था, तो ये तो मुश्किल नहीं लग रहा है, इसमें आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1, यही था ना। तो अब देखो टोटल कितने बना सकते हो, सैंपल अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं, टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं इस तरह के जिसका एलिमेंट 0 1 2 होंगे, 3 की पावर 4, 3 3 3 3 ना, तो टोटल 3 की पावर 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं टोटल, बिना किसी कंडीशन के, है ना। 81। अब बताना इस 81 में से कितने हैं जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, तो आप देखो पुट करके समझ आ जाएगा ना। तो अब बनाओ ऐसे केसेस कब डिटर्मिनेंट 1 होगा उसके लिए, तो वो तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ आया ना आपको क्या करना है, ये है। उसको आप ट्राई कीजिए कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जहाँ ए बी सी डी इस सेट से आएगा और डिटर्मिनेंट 1 आएगा, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, हो जाएगा, आप कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, आपको हिट एंड ट्रायल से करना होगा या काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करने होंगे, है ना, तो वो आपको ऐसे यूज़ करने होंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो देख लेना सिलेबस का हो ये चीज़ है, जैसे ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं हमारे काम का, तो मतलब जो भी आपके पास सिलेबस होने चाहिए, जैम एमएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास जैम एमएस का सिलेबस होना चाहिए, तो आप देख लो क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। क्वेश्चन हमने दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, वही क्वेश्चन करो जो सिलेबस के हैं। नेक्स्ट बताओ भाई। हाँ, इसमें किसी को डाउट हो तो मैं दूसरा ओपन करता हूँ फिर मैं। जैसे ये ग्रुप प्रूफ वाला ये सब इग्नोर करो। हाँ हाँ मतलब एक दूसरे से फ्री होगा, डिस्टिंक्ट इन द सेंस कि कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ मतलब वो है कि हमारे पास कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, फ्री है एक दूसरे से। हाँ उस डायमेंशन एक कम हो जाएगा, मान लो कहीं आ जाता है कि नहीं बी को ए के इक्वल होना पड़ेगा, तो डायमेंशन फिर है ना, तो एक वेरिएबल कम हो जाएगा। हाँ एक मिनट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इसमें और कुछ बस पूछना है किसी को इस असाइनमेंट में। दूसरा ओपन करूं, देखो दूसरा बताओ, सेकंड कौन सा ओपन करूं बताओ, जिन लोगों ने ट्राई किए होंगे। जिनको डाउट डिस्कस करना है। ठीक है, आइगन वैल्यू वाला ओपन करते हैं ना, ये वाला। बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए। फर्स्ट, तो फर्स्ट तो आसान सा लग रहा है, देखो भाई क्या बोल रहा है ये कि ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है ना, और जिसका आइगन वैल्यू दे रखा है, तो बताओ भाई ए की आइगन वैल्यू पता है तो ए स्क्वायर की बता पाओगे। ये पीडीएफ नहीं था, ये आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इसी पे तो लिखा है।
देखो कौन सा वाला है उसका, देखो हेडिंग जो ग्रुप में भेजा है या ड्राइव में होगा, चेक करो। हेडिंग देखो, हेडिंग क्या है तो तुमने, हाँ वही बोल रहा हूँ ना कुछ, तुम्हें सेक्शन अलग अलग है ना, तो ये पहला सेक्शन ए है। ये सेक्शन ए चल रहा है ना। अच्छा ये सेक्शन बी का पहला, हाँ हाँ हाँ, जैसे ये ना, हाँ वो एक्चुअली अलग, एक में लोगो ऐसे लगा होगा, एक में ऐसे लगा होगा, हाँ। तो ये सेक्शन, ये पहला क्वेश्चन। ओके, तो देखो भाई बाकी लोग, आप लोग भी, ये पूछ रहा है कि एम कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज सच दैट एम क्यूब आई है, सपोज एम वी इज नॉट इक्वल टू वी फॉर एनी नॉन जीरो वैक्टर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, है ना। तो इसको मैं उधर बुलाता हूँ, देखो तो बताइए, एम कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है रियल एंट्रीज के साथ, एम क्यूब आई है, समझो एम क्यूब आई है एंड एम वी इज नॉट इक्वल टू वी, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब वन इसकी आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि वन आइगन वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। अगर एम बी इज इक्वल टू वी होता तो वन आइगन वैल्यू हो जाती है, एम बी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब वन आइगन वैल्यू नहीं है, ये गारंटी है। लेकिन एम क्यूब आई है और ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो फॉर एनी दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है, बताओ भाई। तो एन डिविजिबल होगा थ्री से, रियल एंट्रीज है, पहली बात रियल एंट्रीज का मैट्रिक्स है, एम प्लस एन एम ट्रांसपोज हैज रियल आइगन वैल्यूज, तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या लिखोगे, जैसे ये एम क्यू बराबर आई है ना, तो इसको हम ऐसा, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, एम क्यूब माइनस आई इज जीरो, है ना। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी एक्स क्यूब, या मैं ऐसा बोलूं लैम्डा क्यूब माइनस वन इज जीरो, तो यहां से लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू वन, आपको याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन इन्होंने अलग से आपको बता दिया कि वन नहीं है, तो वन को इग्नोर करके चलो। तो अब क्या बचा हमारे पास, तो इसकी आइगन वैल्यू है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ, मैं लिख दूंगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, आई थिंक ये होती है वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, एक होता है वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, यही ना, चेक करो जरा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी में, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा माइनस वन, हाँ वो चेक कर लो एक बारी, तो माइनस वन यहाँ पे है, तो है ना, ये आसान, मुश्किल नहीं है, इसको आप ऐसा लिख लैम्डा माइनस वन, तो यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू है, उससे निकालिए, इसको सॉल्व करेंगे तो वन, तो इसने कह दिया कि वन आइगन वैल्यू नहीं है, तो वन को इग्नोर करना है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ए प्लस आयोटा भी ए माइनस आयोटा भी, तो मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, और मैट्रिक्स हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी, जैसे क्या क्लैरिटी मिल रहा है तुम्हें, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, और वन आइगन वैल्यू हो नहीं सकती है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इवन ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वन पॉसिबिलिटी है, लेकिन अलग से इसने कह दिया कि वन आइगन वैल्यू नहीं है, तो मतलब आइगन वैल्यू तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है, और कॉम्प्लेक्स रूट आएगा तो पेयर में ही आएगा, और रियल आइगन है ना, तो इसका मतलब ये है कि सी तो ट्रू है कि हमेशा पेयर में आएगा, तो इसका मतलब है एन जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इवन होगी, उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी वो पेयर में आएंगी,
तो और कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू इसके पास होगा सिर्फ, तो होगा। दूसरा n डिविजिबल बाई 3 जरूरी नहीं है ना, दिस इज नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं 3 6 9 जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल हो जाएगा एक फिर, तो जरूरी नहीं है। अब आते हैं, कह रहा है m के पास रियल आइगन वैल्यू है, ये गलत कह रहा है क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स आया मेरे पास। अब m प्लस m ट्रांसपोज हैज रियल आइगन वैल्यू, सॉरी m प्लस m इनवर्स हैज रियल आइगन वैल्यूज। सो m की आइगन वैल्यूज ये होंगी, तो बताओ m इनवर्स की अगर मैं बोलूं m की आइगन वैल्यू जो भी आएंगी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। मान लो एग्जांपल के लिए n 4 है, तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो 4 आइगन वैल्यू होंगे उसके पास, तो ओमेगा 2 बार आएगा, ओमेगा स्क्वायर 2 बार आएगा, है ना, 2 टाइम्स ओमेगा 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर विथ मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। बट आइगन वैल्यू जरूरी है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही होगी, ठीक है। देखो जैम में ऐसे बहुत सारी चीजें जो नहीं है, जैसे मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो बहुत सारी चीजें मिनिमल पॉलिनोमियल से है जो मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि जैम एमएस में लिखा नहीं है, एमए में ये भी है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्कस करते, जैसे ये था, है ना, इससे मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा, या एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा आपको। जैसे अगर एम इनवर्स है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/ओमेगा स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस ओमेगा होगा ना, चेक कीजिए, और ओमेगा क्यूब कर देंगे, ये ओमेगा हो जाएगा ना, ओमेगा और माइनस ओमेगा आएगा, हाँ है ना, चेक कीजिए, ओमेगा स्क्वायर -1 होता है ना। अरे एक मिनट, मैंने वो क्या किया, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ओमेगा स्क्वायर नहीं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैंने मिस्टेक किया ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। ओमेगा की प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, और एक था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है ठीक है, तो अब सही है। देखिए तो यहाँ से 1/ओमेगा और यहाँ 1/ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर तो आपका आ जाएगा ओमेगा के इक्वल, ठीक, और 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो जब इसकी आइगन वैल्यू ओमेगा है तो m इनवर्स की आइगन वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, जब m की आइगन वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है तब m की आइगन वैल्यू ओमेगा है। अब आप इसको ऐड करेंगे तो जो m प्लस m इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी वो होगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना आता है यहाँ से -1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस -1, तो ये सही कह रहा है कि m ऑफ n इनवर्स का आइगन वैल्यू रियल ही होगा हमेशा। देख लीजिए, पूछो जहाँ डाउट है पूछो, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें जिनको डाउट है पूछो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर देखो। तो इसमें बी और सी करेक्ट है। हाँ ये फॉर्मूला है ना, ओमेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आप पढ़ेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये किसी एक ओमेगा मान लीजिए, तो इसको यूज़ किया 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया, तो आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या बनेगा, है ना, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 यूज़ किया तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वो वैसे हो गया। सेम चीज़ वहाँ भी है, ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ये प्रॉपर्टी है उस ओमेगा की, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, तो ये एमएसक्यू का पहला क्वेश्चन था। तो ये वो असाइनमेंट है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला है ना, यहाँ लिखा ना आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर वाले हैं, इसी में 23, ये 1 2 ये वाला, तो अब जो लोग सॉल्व नहीं किए हो इसको सॉल्व करो तो जाके चीज़ें समझ आएगी। तो देखिए यहाँ जो है ये कह रहा है कि ए कोई n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, और इस तरीके से है कि ए आई जे रियल नंबर है, ठीक है, तो रियल मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो देन वी कैन कंक्लूड दैट, अच्छा आई एन पता है मुझे, है ना, तो क्या कंक्लूड कर सकते हो, पॉजिटिव डेफिनेट, ये जैम के सिलेबस में नहीं, तो इसको इग्नोर करो, ये गेट में है, तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स आपके जैम के सिलेबस में नहीं है तो यू कैन इग्नोर इट, है ना। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। वही मैं कह रहा हूँ एक बार सिलेबस पास में रखो, देखो सिलेबस में है भी कि नहीं है,
तो ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है जैम के, गेट में है, ठीक है ना। तो उसका डेफिनेशन होता है, हाँ हाँ वो गेट में वो भी है, मिनिमल भी है, ठीक है ना। क्योंकि गेट मास्टर लेवल का एग्जाम है, एमएससी लेवल का एग्जाम है, तो जो भी चीज़ें एमएससी सिलेबस में है वो सब गेट में है। एमएससी के बाद गेट एलिजिबल है ना लोग, तो एमएससी लेवल का इसलिए वो सारी सिलेबस हैं। जैम इज बीएससी लेवल सिलेबस, है ना। वो अलग बात है, जैम में क्वेश्चंस के लेवल डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन सिलेबस जैम का कम है। जैम बीएससी का जो सिलेबस है वही जैम का सिलेबस है, बीएससी के बहुत सारे पार्ट छोड़ रखा है इन्होंने, और गेट एमएससी लेवल का सिलेबस है। तो ठीक है। वैसे पॉजिटिव डेफिनेट पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है कि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा अगर उसके सारे आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगे, ये है। तो लेकिन ये जैम में है नहीं, तो जैम में कभी आएगा नहीं, इस पर ना आया है ना आएगा, क्योंकि जैम के सिलेबस में ही नहीं है ये, ठीक है ना, पॉजिटिव डेफिनेट। नेक्स्ट बताओ। जैसे ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डेफिनेट ये सब सिलेबस में नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो जो सिलेबस में नहीं है। 10 है, 10 कह रहा है कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी ए ट्रांसपोज ए है, तो कौन सा हमेशा ट्रू होगा। तो सी कह रहे हैं आप ट्रू है, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन लैम्डा स्क्वायर, है ना। ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू भी लैम्डा होगी, ये ना। मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज, सेम डिटर्मिनेंट, सेम ट्रेस, तो हो तो गया। देखो यस, अगर वो कम्यूटेटिव है तो। अच्छा यहाँ पे वो है ना ए स्क्वायर टाइप का हो गया ना ये तो। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू, रुको 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 एक मिनट, नहीं वो सम में ऐसा होता है ना, अगर कम्युनिकेट करता है तो। हमने क्या थ्योरम लिखे थे, हमने थ्योरम ये लिखा था ना, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज होता तो इसकी आइगन लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाती, क्योंकि ये कम्युनिकेट करेगा तो, है ना। अच्छा एक मिनट, तो हमने ये थ्योरम लिखा था ना कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है, बी की आइगन वैल्यू म्यू है, तो ए प्लस बी की आइगन वैल्यू म्यू प्लस लैम्डा होगी, ये सम के लिए था। अच्छा तभी होगा अगर ए बी और बी ए इक्वल है, कम्युनिकेट करता है। प्रोडक्ट का कोई गारंटी नहीं है ना, हमने ये नहीं कहा कि ए इंटू बी की आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, नहीं उसकी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, अच्छा ए स्क्वायर नहीं है ना, अगर ए स्क्वायर होता तो ओके होता, लेकिन ए ट्रांसपोज है। अच्छा यहाँ पे तो बी ए इंटू ए, देखो एक बार देखता हूँ, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं, गलत करना है तो। देखो एक काउंटर, ठीक है ट्राई करते हैं, देखिए तो सो ये जो क्वेश्चन है देखो, इसको देखते हैं ट्राई करके। बी में क्या पूछ रहे हैं, बी क्या है कि लैम्डा आइगन वैल्यू है बी का, देन लैम्डा पॉजिटिव होगा। अच्छा तो हमने ये पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज ए का रैंक ए के इक्वल होता है, हमने ये पढ़ा है ना। तो अभी बाकी रह गया आइगन वैल्यूज का। तो जब बी ट्रू दे रखा होगा सी फॉल्स दे रखा है, ऐसा है क्या। बी क्या दे रखा है, तो देखो इसमें सिंपली अगर तुझे मुझे सी को गलत दिखाना है, क्योंकि प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है, हमने प्रोडक्ट है ना, सम में गारंटी है कि अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो सम में ऐड होगा, प्रोडक्ट में गारंटी नहीं थी। एक ऐसा एग्जांपल बना लो, दिखा दो डिस्कार्ड करवा के, है ना, कि जैसे ए एक ऐसा मैट्रिक्स बनाओ ए ट्रांसपोज, तो जरूरी नहीं ए इंटू ए ट्रांसपोज का लैम्डा स्क्वायर होगा। कुछ वैसा मैट्रिक्स बनाओ जहाँ पे अलग हो जाए, जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे 1 1 1 0 2 ले लिया, ठीक। और बी अगर आप कंसीडर करो कुछ वैसा, चलो मान लो 0 2 है, तो इसको ए या ऐसा ए पी क्यों ले रहे हैं, ए ट्रांसपोज यहाँ से निकालो, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो क्या आता है। सो ए ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा, ये मैं हिट एंड ट्रायल तरीका लगा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, है ना। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ ए ट्रांसपोज ये है ना,
ए ट्रांसपोज ए। सो ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 आ जाएगा, फिर इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगी, चेक करो है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगी। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि ए की आइगन वैल्यू 1 2 है, ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज की भी 1 2 है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता सी वाला, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए की आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्क्वायर हो जाना चाहिए, तो 1 और 4 होना चाहिए। क्वेश्चन ये ऐसा होगा यहाँ पे, इसका आइगन वैल्यू 1 और 4 आएगा, क्योंकि अगर 1 4 आएगा ट्रेस इसका 5 हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रेस तो 6 है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 और 5 तो नहीं आएगा, मतलब 1 और 4 तो नहीं आएगा, समझ आया कि नहीं। तो इसीलिए सी ऑप्शन गलत है। हाँ, तो वो तो वेरीफाई कर सकते हो जाएगा, वो तो हमेशा ट्रू हो जाएगा, तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। बट आई थिंक पॉजिटिव होने के पीछे वजह ये है ना कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अभी हम करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज हमेशा पॉजिटिव आएगी, है ना। और दूसरी बात, हम ऐसे कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए है ना। तो आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव रहेगा इसका, है ना। बी की आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए है ना, तो आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव रहेगी। सर वेरीफाई कर सकते हैं आप, लेकिन ट्रू है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा या आपको कन्विंस होना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है भाई, तो सी गलत क्यों, मैंने ये जस्टिफाई किया, बी तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा, तो ओके। नहीं तो प्रूफ लिखना पड़ेगा उसके लिए फिर। नेक्स्ट बताइए। ए की और ए ट्रांसपोज ए की, ऐसा कह रहे हैं। हाँ यस यस, ए की आइगन वैल्यू और ए ट्रांसपोज का दोनों सेम रहेगी, इनफैक्ट दोनों की आइगन वैल्यू सेम रहेगी, डिटर्मिनेंट ट्रेस सब सेम रहेगी। हाँ ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है आइगन वैल्यू आइगन फैक्टर वाले में जिन लोगों ने ट्राई किए। 22 ओके, सो नहीं, डायगोनलाइजेशन गेट में है, जैम में नहीं है, तो डायगोनलाइजेशन आप इग्नोर कर सकते हैं। सो डायगोनलाइजेबल, हाँ ये सिलेबस का नहीं है, जो डायगोनलाइजेबल है वो हमारे जैम सिलेबस में नहीं है। बाकी आप वैसे ही कर लेंगे जैसे अभी मैं कर रहा था, एक्स क्यू बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू 3 आइगन वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो हो जाएगा उससे। ठीक है, और कुछ बचा है इसमें, देख लो, क्योंकि ये इन जनरल है ना, मैथमेटिक्स का कंटेंट है ये, तो आपको देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है, ये है उसके तो अगर ये हो गया है तो रैंक नलिटी थ्योरम, नहीं नहीं, रैंक चूंकि टॉपिक है तो रैंक नलिटी थ्योरम होगा, यहाँ पे है तो उसको यूज होगा। हाँ अलग से लिखा नहीं है, बट उस पर क्वेश्चंस पूछ लेगा आपको, क्योंकि रैंक पे बेस्ड जो थ्योरम्स है वो मिलेंगे आपको, तो रैंक नलिटी थ्योरम रैंक पे बेस्ड, रैंक नलिटी थ्योरम पे। हाँ तो उसमें था ना, कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहाँ पे आपसे नलिटी पूछा गया है, अ, हमने क्वेश्चन किया था उस पर सॉल्व, तो जैसे ऐसे ढूंढना पड़ेगा रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक वाले टॉपिक में मिल जाएगा हमें। अच्छा रैंक वाला जो डिटर्मिनेंट था ना उसमें मिल जाएगा, जैसे चलो रैंक वाला ही खोलता हूँ मैं, तो उसमें मिल जाएगा आपको। अच्छा इसमें ट्रेस कर पाएगा ये, तो जैसे नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, तो नलिटी तो आप निकाल ही लेंगे। अच्छा अगर नलिटी 1 है तो बताओ के की वैल्यू क्या है, चलो इसी क्वेश्चन को रैंक नलिटी थ्योरम से कर लेते हैं। देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बोला गया है, ये गेट का क्वेश्चन है, तो
हाँ कई बार आ जाते हैं ऐसे, क्योंकि जो लोग बनाते हैं पेपर वो देख रहे होते हैं ना कि डिफरेंट एग्जाम में क्या आए हैं, वो दे देते हैं, और उनको लगता है कोई बच्चा देखेगा थोड़ी दूसरा एग्जाम का पेपर जाके। तो वैसा है, होते हैं कई बार, हाँ कोइंसिडेंस होते हैं ये, या हो सकता है उन्होंने खुद ऐसा बनाया हो और सेम ही बन गया हो, या सेम जगह से उठाए हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन में आपसे बता रखा है कि इस मैट्रिक्स की नलिटी 1 है, तो बताओ के की वैल्यू क्या है। जिनको डाउट था वही बताओ भाई, तुम खुद सॉल्व करके देखो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको जो समझ आ रहा है उससे सॉल्व करो। मैं रैंक नलिटी थ्योरम यूज करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, मोस्ट ऑफ यूजली सॉल्व कर लेंगे। आंसर बताइए के क्या होना चाहिए ताकि नलिटी इस मैट्रिक्स का 1 हो। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, कितना आसान सा है ये। बाकी लोग क्या आपका -1 आ रहा है? ठीक है, तो बताओ भाई समझ आया कि मैं सॉल्व करूं, जिनको रैंक नलिटी थ्योरम का यूज समझ नहीं आ रहा। देखो, तो इसमें क्या है, सिंपल है कि मान लो ये मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये 3 × 3 है ना। तो मुझे बता रखा है नलिटी इसकी 1 है, तो इससे मुझे क्या पता चल गया, रैंक पता चल गया कि नहीं। सो रैंक ऑफ ए मुझे पता चल गया 2 है, और रैंक अगर 2 है तो मुझे पता है डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो हो गया काम। क्योंकि रैंक 3 होगी तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो देन रैंक 3 इफ एंड ओनली इफ है, तो रैंक 2 है तो डिटर्मिनेंट तो 0 होगा इसका। कर लो सॉल्व, के 1 2 1 -1 -2 1 1 4 आ जाएगा, देख लो आप, डिटर्मिनेंट 0 कर दो तो यहाँ से के बराबर -1 आ जाएगा, तो कहने वाला डिटर्मिनेंट के +1 आ जाएगा ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो के +1 = 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये रैंक नलिटी थ्योरम का यूज यहाँ पे किया हमने, हमें नलिटी दिया था, हमने रैंक निकाल लिया, रैंक निकाल लिया तो डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया तो के की वैल्यू आ गई, दैट्स ऑल। ठीक है, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे नलिटी सेम ही क्वेश्चन है, अच्छा ओके, मे बी तो ऐसा हो सकता है। जैसे रैंक है, अब इसको तो तुम सिंपली एग्जाम्पल से कर सकते हो, तो सब प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा। एनी मोर डाउट, कोई भी असाइनमेंट जो लोगों ने सॉल्व किया हो, देखो जो ग्रुप में भेजे थे सब यहाँ पे है, यहीं से भेजा था मैंने, तो ये है, अगर जिनको जहाँ भी डाउट हो आप देख सकते हो, कुछ रिपीटेड होंगे। ये मैट्रिक्स ये वाला, हाँ कोई भी पहला वाला मैट्रिक्स वही सेम ही है दोनों, बस लोगो दोनों में अलग अलग है सेम ही। बताइए इसमें क्या है। बाकी लोग बताओ भाई, तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है बताइए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी, बस हाँ, हाँ तो उसको यूज कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। हाँ जी भाई अमित, द थिंग इज आपने ट्राई ही नहीं किया है, डेफिनेशन लगाना है आंसर आ जाएगा। ये आयोटा है, आयोटा मतलब है ना, जो ए प्लस आयोटा बी था, आयोटा है, तो आप सिंपल लगाइए, ए इंटू ए ट्रांजुगेट या ए ट्रांजुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसको सॉल्व कीजिए। ये ऑर्थोगोनल का कॉम्प्लेक्स वर्जन है ना, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो बस इसको आप सॉल्व इक्वेशन बनाएंगे आंसर आ जाएगा।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम, तो आसान सा ही दिख रहा है। ब्लॉक बनाए कर सकते हैं या कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, रैंक तो निकालना आता ही है, ऐसे मान लो दूसरा क्वेश्चन रैंक वाला, जिस तरह क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। तो हम सीधे चलो सिर्फ पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है, बताओ भाई, डिटर्मिनेंट निकालना इतना मुश्किल है, प्रॉपर्टीज लगा लो जो भी करना है। आप सीधा सीधा एक्सपैंड क्यों नहीं कर लेते किसी रो कॉलम के अराउंड, एक्सपैंड कर लो भी चल जाएगा। ना कुछ नहीं, दो ही बार तो करना है, उसमें क्या है, पी टाइम समथिंग, तो इसको इसको डिलीट कर लो तो जो बचा वो फिर उसमें इजीली वो लग जाएगा। कुछ खास नहीं है, 2 लाइन का है, इसमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अगर एक्सपैंड करेंगे, मान लो मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ, या मान लो फर्स्ट रो के अलॉन्ग कर देता हूँ, तो ये तो 0 0 0 है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो मुझे ए टाइम लिखना है, ए टाइम्स, अब ए जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको हटा दीजिए, है ना, तो क्या बचा, 0 0 0 डी, 0 0 0 एफ, फिर पी क्यू आर टी, फिर यहाँ हो गया, क्या हो गया, वी। बस वैसे एक्सपैंड कर लीजिए, हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतना लेंदी है नहीं ना। आगे प्लस में क्या है, हाँ, अच्छा ए का पोजीशन क्या है, 1 मिनट, ए का पोजीशन है फर्स्ट रो की फोर्थ कॉलम, तो माइनस ए होगा ना। ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो की फोर्थ कॉलम, तो 1 + 4 5, है ना, तो 5 ऑड है तो माइनस होगा, फिर बी में प्लस होगा, ठीक है ना, देख लीजिए। तो अब बी में वैसे ही है, फिर से आप बीच जिस रो जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए, तो जो बचा वो देख लीजिए क्या है, बस हो जाएगा। इसमें इसमें एक बार और करना है, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करना है, काम हो गया। तो वैसे करके आ जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, तो वही है बस। मैं वो पेशेंस देखता, आप में पेशेंस इतना है, लोग लगता है कितना मुश्किल है, छोड़ देते हैं इस तरह से। 35 से पहले किसी का है, सो 35 कह रहा है कि एम कोई 7 × 5 मैट्रिक्स है रैंक 3 का, और एन कोई 5 × 7 है रैंक 5 का, तो बताओ एम एन का रैंक क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है जी, देखिए, दिख रहा है सबको। सो एम कोई 7 × 5 की मैट्रिक्स है, एम इज 7 रोज एंड 5 कॉलम्स, और रैंक ऑफ एम इज 3 एक्चुअली। एन कोई 5 × 7 मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ एन इज एक्चुअली 5। अब क्या होगा, एम इंटू एन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 7 × 7, तो पूछ रहा है व्हाट इज रैंक ऑफ एम इंटू एन, बोलिए जी क्या होना चाहिए। अच्छा, एम एम इंटू एन, एम इंटू एन का रैंक क्या होगा, तो इसका नलिटी जो होगा एम का, वो कितना होगा, रैंक प्लस नलिटी बराबर है ना, कॉलम 5 है तो यहाँ 2 होगा, है ना। इसका नलिटी ऑफ एन लिख रहा हूँ, नलिटी ऑफ एन, तो एन ऑफ एन मतलब हमारा नलिटी ऑफ एन, तो यहाँ पे 5 2 7, है ना, ओके, ठीक है। तो आगे, सो एम हैज़ 3 linearly independent rows और columns, n has 5 linearly independent rows या 5 linearly independent column।
बताओ किसी को जी नहीं, नंबर ऑफ कॉलम, हाँ। तो देखो यहाँ तुम अगर देखोगे तो इसके पास 5 लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, है ना, या 5 रोज इंडिपेंडेंट, 5 के पांचों रो इंडिपेंडेंट है। तो 2 कॉलम तो इसका, हाँ जो मैट्रिक्स है उसमें इसका रैंक तो 3 है, तो सर इसका नलिटी लेकिन 4 होना चाहिए ना, मतलब रो इकोलॉन फॉर्म में आएगा तो 3 तो इंडिपेंडेंट रहे, तो और जो 4 होंगे वो तो 0 0 होंगे, तो फिर ना 4 ना नहीं नहीं जैसे नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ 0 नहीं नलिटी वो नहीं होता है, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म, है ना, ये रैंक है। नलिटी वो नहीं होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। वैसे आप देखें कॉलम के हिसाब से देखेंगे तो आपको 2 मिलेगा फिर। नंबर ऑफ 0 इन रो इकोलॉन फॉर्म वो की नहीं, किसने बताया आपको? किसी ने नहीं। हाँ ऐसा नहीं है, उसमें ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि आप वैसे लिखेंगे तो आप ये देखेंगे, यहाँ वो देखना होता है कि जो नलिटी होता है वो नल स्पेस का डायमेंशन होता है। नल स्पेस क्या होता था कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक, जैसे एम, मैं मतलब नलिटी नल स्पेस में मैं एम लिख देता हूँ। सो मुझे नल स्पेस अगर यहाँ एम का लिखना पड़ेगा ना, तो ये होगा एक्स सच दैट एम टाइम एक्स इज 0, ये आएगा। अब एम टाइम एक्स करते हैं, चलिए, तो एम का ऑर्डर कितना है 7x5, तो एक्स का ऑर्डर क्या होगा 5x1, क्योंकि एक्स तो वेक्टर है। तो इनडायरेक्टली ये जो एक्स है ना, ये x1 x2 x5 है। अब समझिए इसमें रैंक कितना आया, तो इसमें रैंक तो 3 है, तो 5 है ना, इसमें 5 ही है, आप सोच रहे हैं 7 है, तो ये x है, सेट ऑफ x, तो इसमें डायमेंशन कितना आएगा, तब mx को 0 करेंगे ना, तो mx को जब आप 0 करेंगे कितने इक्वेशंस आएंगे हमारे पास, ये m हमारे पास 7x5 है ना, 5x1 7 इक्वेशंस आएंगे जो कि डिपेंडेंट होंगे। तो रैंक इसका 3 है, तो मेनली 3 इक्वेशन आएगा, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन आएगा, क्योंकि रैंक 3 है ना। तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन आएगा, वही जो आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इकोलॉन फॉर्म, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही मुझे 3 इक्वेशन मिलेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 3 इक्वेशन है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट, हालांकि इक्वेशन यहाँ 7 आएगा, अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे m को x से, तो x में क्या है x1 x2 x5 है, m क्या है, m है 7x5, तो 7x5 इंटू 5x1 7x1, तो यहाँ पे 7x1 बराबर 0, 7 इक्वेशन। जी, क्योंकि यहाँ रैंक 3 है, तो रैंक 3 है तो 3 ही इंडिपेंडेंट, क्योंकि रो इक्लॉन फॉर्म में जब आप लाएंगे उसी m को, तो उसके 4 रो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 7 रो है ना यहाँ पे, तो 4 रो 0 हो जाएंगे, तो 3 ही रो, तो 3 इक्वेशन आ गए यहाँ पे। तो 3 इक्वेशन क्या करेगा, इसमें से 3 वेरिएबल को कम कर देगा। कम कैसे कर देगा कि मैं 3 वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख सकता हूँ। तो इसमें 5 है, 5 में 3 वेरिएबल कम हो जाएगा, तो इसका रैंक, मतलब रैंक ऑफ द नल स्पेस, सॉरी डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज द नलिटी, तो नलिटी 2 आएगी। सो जो नलिटी ऑफ एम आएगी वो 2 आएगी। अच्छा, मैंने कैसे नलिटी डिसाइड किया, तो मैंने वैसे डिसाइड किया ना, रैंक नलिटी थ्योरम से, कि नंबर ऑफ रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, हमेशा कॉलम ही रहेगा। तो रैंक 3 था, नलिटी 2 होगी, तो रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ 5x7 है, तो आपके लॉजिक के हिसाब से यहाँ फिर यहाँ 2 ये फिट बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉलम के हिसाब से सोचेंगे 4 हो जाएगा। तो मेनली ये होता है कॉलम के हिसाब से, ये चीज़ें हमेशा कॉलम के हिसाब से चलेंगी, मतलब नंबर ऑफ रो प्लस डायमेंशन प्लस नलिटी, मतलब रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। एनीवे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका आंसर 3 होना चाहिए, तुम लोग देखो क्या आंसर दे रखा है, तो ऐसा क्यों होगा, क्वेश्चन ये है, किनका डाउट है ये बताओ भाई। अब सोचो ऐसा क्यों होगा, रैंक इसकी 3 क्यों होगी। पता नहीं सर क्यों चाहिए। अच्छा, तो हाँ ये तो थ्योरम है कि मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक एम रैंक एन, ये तो थ्योरम है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा रैंक ऑफ एम एन जो होगी वो लेस देन एक, जी जी जी, तो ये जो 3,5, तो ये 3 है, तो रैंक ऑफ एम एन लेस देन इक्वल टू 3 होगी। उसकी वजह ये है क्योंकि इसका रैंक 5 है, ये 5x7 था ना,
तो 5x7 है, इसका मतलब है कि इसमें 5 रो है और पांचों रो क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ 5 रो है, पांचों रो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे टोटल 5 कॉलम है, लेकिन उसमें से कितने कॉलम इंडिपेंडेंट है? 3 कॉलम, है ना। क्योंकि रैंक जितना होता है वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं दोनों, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे रैंक 3 है तो इसमें 3 रो इंडिपेंडेंट होंगे और 3 कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे। तो चूंकि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इसके रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें टोटल 7 रो है, लेकिन 7 रो में से सिर्फ 3 रोज ही हैं जो इंडिपेंडेंट है। इसके पास देर आर 7 रोज, उसमें से सिर्फ 3 रोज होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे टोटल 5 रोज हैं एंड ऑल 5 रोज आर इंडिपेंडेंट। 7 कॉलम्स हैं, उन 7 कॉलम में से 5 कॉलम इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि अगर मैं 2 कॉलम को इग्नोर भी कर दूं इसमें, मान लो चलो जो लास्ट के 2 कॉलम है जो डिपेंडेंट है उसको मैं इग्नोर कर देता हूं अभी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5x5 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर मैं लास्ट के 2 कॉलम जो डिपेंडेंट है, क्योंकि इसका रैंक तो 5 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे और यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं या 3 इंडिपेंडेंट रोज हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 3 इंडिपेंडेंट रो जब ये 5 इंडिपेंडेंट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट रो जनरेट करेगा या 3 इंडिपेंडेंट कॉलम जनरेट करेगा। उसकी दूसरा लॉजिक ये बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जो कह रहा था 2 कॉलम हटा देते हैं इसमें, मान लो कि जो 2 कॉलम्स हैं जो कि डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें 7 कॉलम्स हैं, रैंक 5 है, तो जो 2 डिपेंडेंट कॉलम है मान लो उसको हटा दिया मैंने, तो अब ये मैट्रिक्स कितने किस ऑर्डर की हो जाएगी, 5x5 की। और उस 5x5 के मैट्रिक्स में रैंक 5 है ना। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं 7x5 के मैट्रिक्स को 5x5 के मैट्रिक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7x5 की मैट्रिक्स बनेगी और उसका रैंक क्या लगता है आपको, क्या आएगी। एक थ्योरम मैंने लिखाया था कि जैसे एक मैट्रिक्स है मान लो n×n की जिसका रैंक n है, तो उसको मैं किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू बी का जो रैंक होगा, मतलब a इज n×n मैट्रिक्स जिसका रैंक n है, फुल रैंक है, तो a इंटू बी का रैंक हमेशा रैंक b के इक्वल आएगा। हाँ ये था। तो उस लॉजिक के हिसाब से इसका रैंक 3 है और यहाँ 5 इंडिपेंडेंट रो, तो मैं इसको 5x5 के मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए। 2 तो डिपेंडेंट कॉलम हटा दिया मैंने, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ना तो इसमें ये 5x5 की मैट्रिक्स का रैंक 5 हो जाएगी। तो ये 5 होगा तब तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन 7 से है ना, तो 7 में प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, 2 एक्स्ट्रा कॉलम इसमें अगर है तो वो डिपेंडेंट ही है, तो यहाँ वो डिपेंडेंट कॉलम ही जनरेट करेगा क्योंकि उसका जैसे मल्टीपल ही तो होंगे। जैसे हर रो को हम 5वें कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसे समझ लो आप, ये 5x7 है और इस जो स्मॉलर नंबर है वो यहाँ रैंक है 5 है। तो एक्चुअली ये ना इस प्रोडक्ट में जो होगा ये 5 इसमें 5x7 की मैट्रिक्स है और ये 5 रो है और रैंक इसका 5 हो गया। तो ऑल रोज आर इंडिपेंडेंट, एक्चुअली इसके सारे रोज इंडिपेंडेंट है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जितने इसमें इंडिपेंडेंट रो होगा उतने ही इंडिपेंडेंट रो यहाँ आएंगे, क्योंकि इसके सारे इंडिपेंडेंट है। तो उसमें कुछ डिपेंडेंट, उसमें 3 इंडिपेंडेंट है 4 डिपेंडेंट है, तो यहाँ भी 3 ही इंडिपेंडेंट रो आएगा। तो लॉजिक इंडायरेक्टली वही यूज हो रहा है क्योंकि ऑल रोज आर इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई दिस विल नॉट इफेक्ट द रैंक या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में इसके सारे रो इंडिपेंडेंट है ना, तो प्रोडक्ट जब होगा तो प्रोडक्ट के पास उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगा जितना इसके पास था। ये चीज है। यस यस, हाँ वो चेंज नहीं कर, जो पहले वाला मैट्रिक्स है उसके इक्वल ही आ जाएगा। यस, मतलब इनडायरेक्टली ये फुल रैंक मैट्रिक्स, ये समझिए इनडायरेक्टली ये फुल रैंक मैट्रिक्स, इसका मैक्सिमम रैंक 5 हो सकता है, उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता ना। 5x7 की मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक 5 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम रैंक जो होता है mn में जो छोटा नंबर है वो हो सकता है। तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो ये जो m की रैंक है वही mn की रैंक होगी। हाँ जी पूछो जो पूछ रहे थे। तभी सेम होता, हाँ जी जी, हाँ हाँ हाँ
यस, हाँ उसमें लेस देन इक्वल टू, उसमें गारंटी नहीं दे सकते हम। अगर 4 हो गया 3 हो गया, इसका रैंक अगर 5 से कम हो जाता तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, है ना। तो उस केस में हम गारंटी नहीं दे सकते। अभी यहाँ चूंकि फुल रैंक टाइप का है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, इसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है? हाँ, तो यहाँ एक्चुअली इन्होंने, नहीं वो फिर जनरल, यहाँ पे एक और बेनिफिट ये हो रहा है क्योंकि 7x5 और 5x7 है, तो ये बेनिफिट यहाँ पे है कि जस्ट है ना, ये 7x5 है, ये 5x7 है, इसलिए यहाँ पे एक फायदा है। ऐसा नहीं कोई 7x5 है 5x2 है तो वहाँ जरूरी नहीं मे भी वैलिड होना हो। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है ना कि 7x5 5x7 है, तो उससे यहाँ पे क्या कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है एक्चुअली, ये है। हाँ तो बताओ, तो वैसे तो फिर वो 5 नहीं नहीं, तो वहां पे लॉजिक वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे वही कर रहा हूँ, वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दोनों 5x7 और 7x5, वरना क्योंकि अगर मान लो आपका 2x7 7x2 वाला है तो वो प्रोडक्ट का मैक्सिमम रैंक 2 ही हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, रैंक ऑफ एम एन इज लेस दिस, और ये 7x7 है तो इसका पॉसिबल मतलब हालांकि है ना, ये रैंक तो मिनिमम इसका 3 से कम ही होगी, लेकिन यहाँ पे 3 हो रही है तो वो इन जनरल ट्रू नहीं है जो आप कह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इस तरह से m×n है, n×m है, तो यहाँ पे वो लॉजिक वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने एक और लॉजिक ये लगा लिया कि 5x5 जैसे है, तो उसको प्रिजर्व कर रहा है वो, है ना। 5 रो है, 5 रो इंडिपेंडेंट है, तो उसको वो कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में 2 रैंक हो जाएगा। जैसे आप जो कह रहे हैं ना कि मान लीजिए ये 7x5 है, इसका रैंक कितना है 3, क्या लेना चाह रहे हैं आप, इसका रैंक 5 है, हाँ, और यहाँ पे हाँ इसका रैंक कितना है 2, तो 2 आ जाएगा प्रोडक्ट का रैंक। ये भी फुल रैंक हो गया ना, 7x2 अगर है तो मैक्सिमम रैंक 2 ही हो सकता है उसका। हाँ हाँ, वहाँ क्या है हमारे पास, हाँ, तो हमें पता है ना रैंक का रूल्स पता है ना हमें, कि रैंक के रूल्स क्या होते हैं कि m×n की है तो उसका मैक्सिमम रैंक mn में जो छोटा होगा वो हो सकता है। प्रोडक्ट का रैंक क्या हो सकता है कि जो 2 मैट्रिक्स हैं उसमें से जो स्मॉलर रैंक का होगा उससे छोटा होगा रैंक। नहीं, अगर दोनों फुल रैंक है तो एग्जैक्टली 2 आएगा। आप एग्जांपल लेके बना के देखो। जहाँ ये है, लेकिन जो छोटा वाला रैंक जो छोटा होगा वो पॉसिबल रैंक होगा। अब ऐसा यानी कि यहाँ रैंक 2 था, यहाँ 5 था, तो इसका 5 हो जाएगा। 5 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का a×b का रैंक लेस देन इक्वल टू होगा रैंक ए एंड रैंक बी बोथ, या उसके मिनिमम से छोटा होगा। तो जो स्मॉलर वाला होगा वो फुल रैंक बना, मतलब वो लार्जेस्ट पॉसिबल रैंक इसका 2 हो पाएगा। हाँ, नहीं नहीं वो जरूरी नहीं था, वो किसी ने बताया था मुझे, आई थिंक दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं तो। नेक्स्ट बताइए। ये तुमने थ्योरम क्लास में कराए थे ना, ये थ्योरम था। कोई बताओ भाई, ए का रैंक एन है तो एडजॉइंट ए का रैंक कितना था? इस क्लास में थ्योरम लिखाया था मैंने। अगर ए का रैंक एन है तो एडजॉइंट ए का रैंक कितना होगा? एन ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। और अगर ए का रैंक हमने लिखा था n-1 है तो एडजॉइंट ए का रैंक कितना होगा? 1 1 1। और अगर ए का रैंक n-1 से कम है तो एडजॉइंट ए का रैंक कितना होगा? 0।
तो ये रैंक ऑफ a इज इक्वल टू n-2, द रैंक ऑफ एडजॉइंट शुड बी 0। तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। तो थ्योरम के आप रिवाइज नहीं करते हैं, इसका मतलब चीज़ों को। ये थ्योरम डायरेक्ट क्लास में लिखाया था मैंने। ठीक है भाई, बाकी प्रैक्टिस करो। तो और जो डाउट जिनके रह गए, आप डाउट क्लास में डिस्कस करो या ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। ग्रुप में ऑलरेडी 4 डाउट फैकल्टी हैं, तुम भेज सकते हो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ना, सागर सर हैं, या अभी ये वैभव है, पवन सर हैं, या सुभाजीत है। तो इन लोगों को टैग कर सकते हो, ये लोग तुम्हें डाउट भेज देंगे। नहीं तो तुम डाउट क्लास में रात को 11 साढ़े 11 से स्टार्ट होती है, ज्वाइन करो। अभी क्लास का टाइम निकल रहा है, अभी स्टॉप करूँगा, दूसरे बैच का टाइम है अब। तो क्या पूछना है इसमें बताइए। अरे भाई कब सीखोगे, तो बेसिक में भी कराया था इस तरह क्वेश्चन। कोई और बताओ जिनको आइडिया है कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन। इसमें सिंपल है, तुम ए स्क्वायर ए क्यूब निकालोगे, तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा, उसके वजह से ए50 आ जाएगा। 50 पर मल्टीप्लाई करने, तो दिक्कत क्या है, आपने एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, आप बस देख देख के पूछ रहे हो। क्योंकि मुझे समझ आ जाता है, जो बच्चा पूछ रहा है मुझे दिख जाता है उसको पूछने के एटीट्यूड से। आपने एक भी क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, आप बस देख देख के ऐसे ही रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो क्वेश्चन, सर ये बता दो ये बता दो। आप ट्राई करते हो जाता। इसमें सिंपल ये है कि ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, एक ए 2-3 मैट्रिक्स निकालोगे, आपको पैटर्न दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, कौन से चेंज नहीं हो रहे हैं। और उस बेसिस पे आप जनरलाइज कर पाओगे सीधा सीधा, ये चीज़ है। या दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो, उसके बेस पे भी कर सकते हो आप। दूसरा अप्रोच ये है। एक तो है कि सीधा सीधा ए स्क्वायर ए क्यूब ए4 निकालो, आपको दिखेगा कि कौन सा एलिमेंट चेंज हो रहा है और किस पैटर्न पे चेंज हो रहा है। तो उससे आप डायरेक्टली ए50 लिख लोगे। ए क्यूब ए4 निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए, फिर उसको ए की पावर 50 डिग्री पे ले जाइए उसको खींच के। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा 3 डिग्री का आएगा, क्यूबिक आएगा। क्यूबिक को आप बनाओ 50 ऑर्डर का, उसको रिपीटेडली यूज करके रिकर्सन से, और फिर उसके बाद लिखो, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। एनीवे चलिए स्टॉप करते हैं यहीं पे, तो अभी दूसरे बैच की टाइम है। तो बाकी कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो इस बैच में सिंपल हम लोग रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने आपका कंप्लीट कर दिया है, और ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो कल से हम लोग इस बैच में ये वाला स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये वाला पोर्शन हम लोग कल से यहाँ से स्टार्ट होगा, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक पे सर प्रोबेबिलिटी का यूज है? प्रोबेबिलिटी का बहुत कम यूज़ है, क्योंकि ये एक्चुअली रैंडम वेरिएबल एक नया स्टार्ट होता है, मतलब बहुत कम यूज़ होगा यहाँ पे। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब पढ़ने हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। बट कहीं कहीं मैं टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करूँगा, बेस थ्योरम कहीं कहीं यूज़ होगा, अदरवाइज बहुत कम यूज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेनली 11-12 वाली चीज़ें थी ज़्यादा मोर और लेस। बाकी यहाँ से ये नया टॉपिक है, तो ये सबको समझ आएगा। ये सिंपल रैंडम वेरिएबल एक नया टॉपिक, मेनली जो स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, वो यहीं से स्टार्ट होता है, रैंडम वेरिएबल से ही। बेसिक रैंडम वेरिएबल एक बार 11-12 में भी है, वो भी एक बार देख लो ठीक से। 11-12 क्लास में बेसिक रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ डिस्कस किया हुआ है, वो देख सकते हो। कोई बुक से करना हो तो कोई बुक कर लो, प्रसन्ना साहू वाली बुक देख सकते हो। बेसिक के लिए क्या है, एक तो 11-12 वाली, 11-12 में भी रैंडम वेरिएबल था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी 11-12 क्लास में, 12th क्लास में है। एक बार वो रिवाइज कर लो, बाकी उसके बाद मैं खुद ही करा दूंगा। बुक से करना है तो कोई आसान सा बुक उठा लो, है ना, प्रसन्ना साहू वाली बुक उठा लो, उसको एक बार देख सकते हो तुम। रॉस वाली बुक उठा लो, गुप्ता कपूर ले लो, या कोई भी जो भी बुक ठीक लगे, ये है, उसको तुम करो, है ना। ठीक है भाई, चलो अभी के लिए थैंक यू। जी हाँ हाँ बोलिए। अच्छा ओके, तो देखना पड़ेगा। हाँ मतलब थ्योरम्स तो बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी आगे आएगा, जैसे क्वेश्चन के थ्रू मुझे याद आता है, ऐसे थ्योरम्स भी होंगे जो लिखाए होंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना, आपको समझ आने लगेगा। तो मैं नोट्स अगर किसी के पास होंगे तो मैं बोलता हूँ भेज देगा, लास्ट ईयर किसी ने बना रखे होंगे तो। ये भी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ मैं ठीक है बोलता हूँ, नोट्स कोई भेज देगा उसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ये चलेगा, ठीक है। चलो ठीक।